हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज के बारे में बेसिक पढ़ चुके हैं। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के इस नए वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो यह वीडियो और अच्छा आपको समझ में आएगा। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, तो आप लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, तब यह वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार ये जो कूलॉम्स नियम है, कूलॉम का नियम है, ये पॉइंट चार्ज के लिए कार्य करता है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। तो अगर हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, इसको चार्ज फर्स्ट मान सकते हैं और इसको चार्ज सेकेंड मान सकते हैं। अब आवेशों के केंद्रों से केंद्रों, इसके सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी R ले लेते हैं। आवेश 1 और आवेश 2 के केंद्रों के बीच की दूरी R है। यह भी चार्ज धनात्मक है और यह भी चार्ज धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज होते हैं तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्लस और प्लस आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इन दोनों आवेशों के बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन कूलॉम सर ने बताया कि जो ये प्रतिकर्षण बल है, इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, अर्थात उसी रेखा की दिशा में कार्य करेगा। अर्थात अगर हम Q1 के कारण Q2 पर बल निकालें तो इसी रेखा में, इसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा में F लगेगा 1 के कारण 2 पर, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, तो इसे हम कह सकते हैं F12। और दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ये केंद्र के मिलाने वाली रेखा के समदिश होगा, इसी दिशा में होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा F21। दूसरे पर ये होगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा F21। दूसरे चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण लगने वाला बल, और इधर हो जाएगा फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड चार्ज के कारण लगने वाला बल। ये जो दोनों फोर्स हैं F1 और F2, ये दोनों फोर्स इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। लगने का तो फोर्स इधर भी लग सकता है, 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 लेकिन नहीं, कूलॉम सर ने बताया कि जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, जो इन दोनों आवेशों के कारण फोर्स एक्ट करेगा, कार्य करेगा, इन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के केंद्र के या मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा। दोनों बल उस आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात मिलाने वाली रेखा के दिशा में होंगे। दोनों बलों का परिमाण समान होगा परंतु दिशा अलग अलग है, इसलिए हो जाएगा F12 माइनस F21। दोनों बलों का परिमाण समान है परंतु दिशा अलग अलग है, इसलिए F12 बराबर फोर्स क्या हो जाएगा F21। अगर यहाँ से हम निकालते हैं
F की वैल्यू, तो अगर इनका हम निकालें मैग्नीट्यूड तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। अर्थात इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिशा अलग होने के कारण, इनका दिशा अलग है और दिशा अलग होने के कारण F12 बराबर हो जा रहा है -F21 के। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जो बल कार्य करता है इन रेखा के, इनके केंद्रों की मिलाने वाली रेखा की सदिश होता है, उसी रेखा पर कार्य करता है। अर्थात जो फोर्स है वह फोर्स दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा या दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 और Q2 होगा। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। इस चीज को यहां लिख लेंगे हम कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आवेशों के मिलाने वाली, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों के मिलाने वाले रेखा के समदिश कार्य करता है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाते हैं तो मिलता है हमें क्या, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा F = K Q1 Q2/r², जहां के नियतांक है, के सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होगा। जो ये लिख लेंगे, जो माध्यम पर निर्भर करता है, जो माध्यम पर निर्भर करता है। और आज जो हम कूलॉम्स का नियम पढ़ रहे हैं, जो कूलॉम्स लॉ है, यह हम एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, और एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर वायु, वैक्यूम निर्वात, फ्री स्पेस ऐसा क्षेत्र जहां पर न तो कोई पदार्थ हो और न ही चुंबकीय क्षेत्र हो और न ही वैद्युत क्षेत्र हो, उसे हम फ्री स्पेस कहते हैं। वह क्षेत्र जहां पर न तो कोई पदार्थ हो, न तो गुरुत्वीय क्षेत्र हो और न ही चुंबकीय क्षेत्र हो, उसे फ्री स्पेस कहते हैं। वायु और वैक्यूम के बारे में आपको जानकारी है ही। तो आज जो हम फोर्स दोनों आवेशों के बीच कार्य करता है, के की वैल्यू, उसके लिए जो के की वैल्यू लेंगे हम एयर और फ्री स्पेस अथवा वैक्यूम के लिए अध्ययन करेंगे। और एयर अथवा स्पेस के लिए जो के की वैल्यू होती है वह होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एयर अथवा वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए जो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जो कूलॉम का नियम है वास्तव में पॉइंट चार्ज के लिए कार्य करता है। पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। बिंदु आवेश मतलब छोटे छोटे आवेशों के बीच कार्य करता है। अब बिंदु आवेश क्या होता है? इतना बड़ा भी चार्ज बिंदु आवेश होगा और इतना बड़ा भी चार्ज बिंदु आवेश होगा। अब यह डिपेंड करेगा उसके बीच की दूरी पर। अगर इतने बड़े बड़े चार्ज बहुत दूर दूर रखे गए हैं तो
पहले चार्ज की तुलना में दूसरा चार्ज बिंदु आवेशी दिखेगा। बड़े बड़े चार्ज को अगर दूर रख दिया जाए तो पहले चार्ज की तुलना में दूसरा वाला चार्ज बिंदु आवेशी दिखेगा। तो कूलाम का नियम जो है वह बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। कूलाम्स का नियम तो क्लियर हो गया है। अब देखते हैं F और R स्क्वायर के बीच ग्राफ। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1/r स्क्वायर है, तो कह सकते हैं कि F इनवर्स प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के है। तो अगर F और R के बीच का ग्राफ खींचे, R ले लेते हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर F ले लेते हैं, तो जैसे जैसे R की वैल्यू हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे F की वैल्यू घटेगी, और जैसे जैसे R की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे F की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर ग्राफ खींचा जाए तो अगर R का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा, यानी कि F की वैल्यू घटती जाएगी। अगर हम क्या कर लें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दें, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पर बल क्या हो रहा है, घट रहा है। दूरी बढ़ने पर बल क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम आवेशों के बीच दूरी 3 गुना कर दें तो 3 गुना करने पर बल 9 गुना घट जाएगा। बल क्या होगा, 9 गुना घट जाएगा। अर्थात अगर दूरी 2 गुना कर दें, R = R को 2 गुना कर दे तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। पहले फोर्स के अपेक्षा वह 1/4 रह जाएगा। और अगर हम 3 गुना कर देते हैं, R को 3 गुना कर दें, 3 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 9, 1/9। तो F डैश जो आएगा F/9 आ जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। यदि हम दूरी को क्या कर दें, यदि दूरी को आधा कर दें, ये दूरी या R को आधा कर दें, आधा कर दें तो F प्रोपोर्शनल 1/2 हो जाएगा स्क्वायर। तो F क्या हो जाएगा, यहाँ से F प्रोपोर्शनल 1/4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा F डैश, अगर निकालें तो हो जाएगा 4F। अगर दूरी आधा कर रहे हैं तो बाद का बल पहले की तुलना में 4 गुना हो जा रहा है, और दूरी को 2 गुना कर रहे हैं तो बाद वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का 1/4 हो जा रहा है। तो स्पष्ट हुआ कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और दूरी घटाएंगे तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना स्पष्ट है, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, तो कूलाम का नियम क्या है, इसको लिख कर समझते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा लिख सकते हैं यहाँ पर, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। तो आप सभी को कूलाम का नियम उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सदिश स्वरूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। फिर से मान लेते हैं A आवेश Q1 है और A प्लस Q2 है। दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, इस बार परिमाण लेते हैं दूरी का, मॉड में R है। 1 के कारण 2 पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा F12 और 2 के कारण Q2 कारण Q1 पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा F21। दोनों बल इन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के समदिश होंगे और दोनों बल प्रतिकर्षण है क्योंकि चार्ज क्या है, सदा चार्ज समान है। चार्ज समान होने के कारण पॉजिटिव दोनों है, इसलिए प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब दोनों बल क्या होंगे, इनके केंद्रों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेंगे। अगर हम इस R के दो वेक्टर लिखें, तो Q1 से Q2 की तरफ जाने पर जो वैल्यू आएगी R1 R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 Q1 से Q2 की तरफ चलने पर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल, यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम Q2 से Q1 के अंदर चलते हैं तो ये हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल, यानी कि अंतिम और प्रारंभिक। तो हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये R के दो वेक्टर हैं। तो हम फोर्स निकालते हैं Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत बल। तो यहां से आ जाएगा कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू F12 के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। लेकिन ये तो स्केलर है, अदिश है, तो सदिश में कैसे लिखेंगे? तो किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को सदिश लिखने के लिए उसका हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर हम निकाल क्या रहे हैं, F12 1 के कारण 2 पर, तो इधर से इधर चल रहे हैं, अर्थात ए वाली हम R का जो है घटक क्या लेंगे, ये लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा R2 माइनस R1 पूरे का कैप। पिछले क्लास 11th हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे वेक्टर ए कैप है, ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए का मॉडुलस मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ठीक इसी प्रकार इसका हो जाएगा
F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी प्रकार वेक्टर ए तो हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, तो इसका लिख दें यूनिट वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस R को भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर, तो हो जाएगा F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 अपॉन मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आगे हो जाएगा यहाँ से वेक्टर F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पूरे का क्यूब हो जाएगा और हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का सदिश रूप जब Q1 के कारण Q2 पर फोर्स कार्य कर रहा है, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स कार्य कर रहा है। इसी प्रकार हम ये निकाल सकते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर फोर्स कार्य जो फोर्स कार्य करे उसके लिए कि वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसी प्रकार F21 तो R का ये वाला घटक लेंगे, Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं तो Q1 2 के कारण 1 पर कार्य फोर्स, 1 पर कार्य करने वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R2, R का घटक है R1 माइनस R2 जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2 पूरी का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये है कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म। ये Q1 के कारण Q2 पर कार्य करने वाला बल, तो इसको थोड़ा सा अगर बदलें हम तो ऐसे लिख सकते हैं Q2 पर Q1 के कारण कार्य करने वाला बल और इसको Q1 पर Q2 के कारण, तो हो जाएगा 1 2। R के दो घटक है, Q1 से Q2 की तरफ चलने पर ये अंतिम स्थिति और ये प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, और Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रारंभिक और ये हो जाएगा अंतिम, तो हो जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो R1 माइनस R2, R के दो घटक। ये है कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप। क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता है और क्या असमानता है। स्थिर वैद्युत बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल F जी इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। पहले समानता देखते हैं, दोनों बलों में समानता क्या है, सिमिलरिटी। पहला समानता यह है दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं, दोनों बल केंद्रीय बल हैं।
दूसरा समानता ये है, दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों बल केंद्रीय बल है और दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। असमानता, दोनों बलों में असमानता क्या है? डिसिमिलरिटी। दोनों बलों में असमानता क्या है? पहला, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। कारण क्या है? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं, तो चार्ज धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। किसी भी बॉडी का द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए जो स्थिर वैद्युत बल है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का है और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा असमानता, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अभी हमने बताया कि जो k है, k की वैल्यू अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, और जबकि जो g है, कैपिटल G, इस सार्वत्रिक नियतांक है। चाहे इसका हम फोर्स g की वैल्यू अगर देखें या Fg की वैल्यू g के सापेक्ष निकालें, तो g जो है चाहे हम पृथ्वी पर निकालें, चाहे पानी में निकालें, चाहे वायु में निकालें, चाहे चंद्रमा पर निकालें, कहीं भी निकालें, ये g की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन k की वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल जो है माध्यम पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता है, क्या असमानता, पूरा हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल ज्यादा है, किस बल का मान ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करते हैं
इलेक्ट्रॉन के लिए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल Fe K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखा जाए तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, E हो जाएगी Q1 की वैल्यू, और Q2 की वैल्यू भी E होगी, 1 इलेक्ट्रॉन। तो Fe क्या आ जाएगा, Fe इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1, अगर Q1 Q2 बराबर अगर Q ले लेते हैं तो Q गुणे Q अपान आ जाएगा R स्क्वायर। Fe बराबर आ जाएगा K Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, Fe इज इक्वल टू K इंटू K की वैल्यू पुट कर दें 9 इंटू 10 का पावर 9, और Q इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, बटे R स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन है तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। Fg इज इक्वल टू हो जाएगा G की वैल्यू पुट कर दो 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11, m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, दोनों समान इसलिए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हो जाएगा Fe अपान Fg इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 पूरे का स्क्वायर अपान R स्क्वायर। Fg की वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 पूरे का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा Fe अपान Fg इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 पूरे का होल स्क्वायर अपान 6.67 इंटू 10 का पावर 11 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 पूरे का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने पर लगभग वैल्यू मिलती है Fe अपान Fg इज इक्वल टू 10 का पावर 43। रिप्लाई यहाँ से लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू 10 का पावर 43 Fg। जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। क्लियर है? अब इसी प्रकार हम प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए Fe तथा Fg। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी R ले लेंगे तो निकालेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि वैद्युत बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में हम आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे जो कूलॉम के नियम पर आधारित होगा और आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।